बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कर्न ऑफ मैप या के मैप के बारे में पढ़ेंगे और ये बेसिकली है क्या। एक मैप मेथड है विच प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर फॉर मिनिमाइजिंग बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप एक टेक्निक है जो इस्तेमाल किया। तो आइए सबसे पहले हम टू वेरिएबल्स के मैप को पढ़ते हैं। टू वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स के लिए हमें 2 यानी 4 बॉक्सेस चाहिए। जनरल फार्मूला एक्चुअली ये है कि 2n। तो अगर n 3 है यानी 3 वेरिएबल है तो 2 का मतलब 8 हो गया, तो 8 बॉक्स हमें चाहिए। और अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 16, तो 16 बॉक्स हमें चाहिए। और 2 वेरिएबल्स के लिए आपको पता है ट्रुथ टेबल हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये 4 बॉक्सेस आ गए और यहाँ पे हमने वेरिएबल्स का नाम दे दिया, x को लेफ्ट साइड पे और y को राइट हैंड साइड पे। फिर कई तरीके हैं इसमें वैल्यू लिखने के। अब x की वैल्यू 0 और 1 हमने यहाँ लिख दिया और y की वैल्यू जो है वो 0 और 1 यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्स है ये 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह ये 1 0 और 1 1। अब अगर इनके हम मिन टर्म्स सिंबल्स लिख लें साथ, तो हम इन बॉक्सेस को मिन टर्म्स की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कि 0 0 की जगह पे हमने m0 लिख दिया, जो 0 0 की जगह पे सिंबल m0 है। तो इस तरह से भी आप m0 m1 m2 और m3 लिख सकते हैं। अब ये एक कंप्रिहेंसिव डायग्राम है, इसमें तमाम चीज़ें हैं, इसमें 0 0 भी शामिल है और यहाँ पे m भी शामिल है और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है वो x डैश y डैश, यानी ये जो 0 0 है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x डैश y डैश, इसी तरह x डैश y। तो इनमें से कोई भी आपको जो बेहतर लगे आप उसको जहन में रखिए। सबसे आसान मेरे ख्याल में है कि हम मिन टर्म्स को जहन में रखें, तो इससे प्लॉटिंग आसान हो जाती है। अब आइए हम एग्जांपल ये लेते हैं कि ये फंक्शन x डॉट वाई है, ये x एंड y है। इसको अगर हमने प्लॉट करना है तो हम जाते हैं इसके ऊपर ट्रुथ टेबल पे और आप देखें कि चूँकि ये एंड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 सिर्फ इस जगह पे, यानी जब दोनों ही वेरिएबल्स 1 हो तो आउटपुट 1 होना चाहिए एंड के केस में। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये हमारा आ गया टेबल। m3 पे सिर्फ 1 है, बाकी 0 है, तो हम m3 को 1 लिख देंगे। तो ये इस फंक्शन का प्लॉट आ गया के मैप के शेप में। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम x और y लेते हैं फंक्शन को, तो वही ट्रुथ टेबल हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन x और y आपको पता है, और के लिए दोनों में से कोई भी वेरिएबल 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी m1 1 है, m2 1 है और m3 1 है। तो इसको हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि m1 m2 m3 में 1 डाल दें हम, m1 m2 और m3 में। तो ये तरीका होता है के मैप में वैल्यूज़ प्लॉट करने के। अब आइए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एंटरिंग वैल्यू इन के मैप एंड राइटिंग दी आउटपुट एक्सप्रेशन। तो पहला एग्जांपल ये है कि एक फंक्शन है x डैश वाई प्लस एक्स वाई। एंटर द वैल्यू इन द के मैप एंड राइट द सिंप्लीफाइड आउटपुट एक्सप्रेशन। अब के मैप पे जाने से पहले एक चीज़ सिर्फ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम डी मॉर्गन्स थ्योरम के मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसमें से आप y कॉमन ले लें तो x डैश x हो जाएगा और x डैश x जो है ये 1 के बराबर है, तो y इंटू 1 और आंसर 1 हो गया। यानी ये सिंप्लीफाई करके
आंसर y आ गया। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से हमने इसको किया। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम जब ये फैक्टर्स बड़े हो जाते हैं तो वो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए के मैप उस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहरहाल हम अभी के मैप में ही इसको प्लॉट करेंगे। तो आइए हम अब देख लेते हैं। पहले ये हमारे कहाँ कहाँ पे ये वन है। एक्स डैश वाई पे वन होना चाहिए, और फंक्शन है। इसको वन होने के लिए या तो ये वन हो या ये वन हो। तो एक्स डैश वन कहाँ पे है? एक्स डैश वन ये है, तो यहाँ पे वन होना चाहिए। और एक्स वाई जब वन हो तो एक्स वाई यानी वन वन, ये एक्स वाई ये वन है, यानी एम वन पे वन है और एम थ्री पे वन है। अब हम इसको के मैप में प्लॉट करते हैं। एम वन को वन कर दिया और एम थ्री को भी वन कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि हम इन दोनों का एक पेयर बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इन दोनों को पेयर कर लिया। अब इसकी वैल्यू हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे तो x वन है और यहाँ पे x ज़ीरो है, तो इसका मतलब x से कोई चीज़ कॉमन इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कॉमन है कि इधर भी y वन है और इधर भी y वन है। तो अब इसकी वैल्यू जो है हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू y। तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो गया फंक्शन इज़ इक्वल टू y। और ये वही रिजल्ट है जो डी मॉर्गन से लिया था, लेकिन आगे चल के आपको एहसास होगा कि ये बहुत आसान तरीका है के मैप का। अब हम थ्री वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। थ्री वेरिएबल्स का मतलब हमें 8 बॉक्सेस चाहिए, तो ये 8 बॉक्सेस हमने ले लिया। ये हमने ट्रुथ टेबल और मिन टर्म्स है, तो हमने मिन टर्म्स को हमने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे ये मैंने दायरा लगा दिया जस्ट वार्न यू कि इस तरह नहीं है कि M0 M1 M2 M3, बल्कि ये उल्टा है, ये दोनों उल्टा है। M0 M1, फिर ये स्किप करके आप आ गए M2 पे और फिर वापस आए M3। इसी तरह नीचे वाली रो जो है M4 M5 स्किप करके गए M6 पे और फिर वापस आए M7 पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको याद रखें। अब इसको अगर कंप्रिहेंसिव देखें तो ये तमाम 0 के फॉर्म में भी लिखा है, एम के फॉर्म में भी लिखा है और वेरिएबल के फॉर्म में भी लिखा है। आइए अब हम सिंप्लीफिकेशन की कुछ टेक्निक्स देखें। हमारी कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम हम पेयर्स बना लें, और पेयर 2-2 के बन सकते हैं या 4-4 के बन सकते हैं या 8 के बन सकते हैं, 5 या 6 के नहीं बनेंगे। सो 2, 4 और 8, तो ये 2 का हम एक पेयर बना लेंगे। इससे हमारा जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक और ऑप्शन देख लेते हैं हम। इस तरह से भी हम 2 का पेयर बना सकते हैं और इस तरह से भी 2 का पेयर बना सकते हैं। एक्चुअली ऐसे है कि जैसे इसको हमने फोल्ड कर दिया, जैसे आपने पेपर फोल्ड किया उसी तरह आपने अगर इसको यूँ फोल्ड किया तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, तो इनका भी पेयर बन सकता है। याद रहे कि यूँ फोल्ड नहीं होगा, ऐसे पेयर नहीं बनाएंगे, आप इसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली फोल्ड करेंगे, कॉर्नर वाइज नहीं। अब अगर 4 का पेयर मुमकिन है तो वो और बेहतर है, तो 4 का पेयर इस तरह आप बना सकते हैं। इसी तरह ये 4 का पेयर बन गया, ये भी 4 का पेयर बन जाएगा। दोनों को जब फोल्ड कर लेंगे हम, फिर अगर हम एक पेयर हमने यहाँ से बना दिया और ये एक बाकी बच गया, तो हम इसको भी हम इसके साथ बेशक ये 2 दफ़ा आ जाए, लेकिन यहाँ से भी हम पेयर बना लेंगे इसको। और फाइनली अगर 8 का पेयर बन सके तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो आगे चल के हमें फ़ायदा देंगे अगर हम इसको समझ गए तो। आइए हम पहला सवाल करते हैं जो 3.1 बुक में सॉल्व है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बुलियन फंक्शन है, यानी M2 M3 M4 और M5 पे 1 है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है।
तो ये हमने M2, M3, M4 और 5 पे 1 डाल दिया। अब यहाँ से आपको आसानी से नज़र आ रहा होगा कि हम एक पेयर तो इसका बना सकते हैं और इसी तरह एक पेयर इसका बना लेंगे। तो ये दो पेयर्स बन गए। अब इन पेयर्स के वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये तो जैसे आप देखिएगा, हम सबसे पहले लेफ़्ट से देखते हैं। हम लेफ़्ट से देखें तो ये x1 है, यानी ये तमाम बॉक्सेस में x1 है, तो इन दोनों में भी ज़ाहिर x1 है। तो ये पहले में हम कहेंगे कि इधर से हमें x मिल गया, x1 का मतलब x। अब हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर में क्या कॉमन है, ये ज़ीरो इसमें भी है पहले वाला, और इसमें भी पहले वाला ज़ीरो है, ये कॉमन है। दूसरे में एक में ज़ीरो है और एक में 1 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो ये पहले वाला कॉमन है ज़ीरो, और पहले वाला ज़ीरो अगर यहाँ से देखें तो ये क्या है कि y डैश है, यानी इस बॉक्स के वैल्यू क्या होगा, x फ्रॉम हेयर एंड y डैश फ्रॉम द टॉप। तो x y डैश ये आ गया इस बॉक्स से। इसी तरह अब दूसरे बॉक्स में चलें, हम अब लेफ़्ट से ही देखेंगे यहाँ, ये तमाम जो है ये x डैश है, तो इसमें भी x डैश है, इसमें भी x डैश है, तो लेफ़्ट से तो वो आ गया। अब हम ऊपर से देखते हैं कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये कॉमन है। सेकंड वाला टर्म कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो पहले वाले को ले लेते हैं। 1 का मतलब क्या है कि y है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और यहाँ भी ऊपर इसने लिखा है कि दोनों में 1 जो है वो y है। तो अब हमारा क्या हो गया, x डैश फ्रॉम हेयर एंड y फ्रॉम हेयर, तो सेकेंड टर्म जो है वो x डैश y हो गया। अब इन दोनों को हम और कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर x डैश y प्लस एक्स वाई डैश, ये और ये, तो ये फाइनल आंसर इस तरह से निकालते हैं। तो अब एग्जाम्पल 2.3.2 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए M3, M4, M6 और M7 ये 1 है, तो इसमें हम M3, M4, M5 और M7 को 1 कर देंगे। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कई ऑप्शन दिमाग में आते हैं कि जो हम पहले इसको कर लें, एक पेयर बना लें, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा कि ये फारिग है और ये फारिग है। अच्छा, इनको अगर हम शामिल करें तो कुछ इस तरह से बन सकता है कि अच्छा जी, एक पेयर हमने इसका बना लिया, एक पेयर इसका बना लिया और एक पेयर इसका भी बना लिया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया, रिडंडेंट हो गए, एक से ज़्यादा दफ़ा ये यूज़ हो गया। तो इसलिए बेहतर तरीका है कि मैंने एक पेयर में कवर कर लिया और इन दोनों को एक पेयर में कवर कर लिया, तो ये बेस्ट है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पेयरिंग होनी चाहिए। अब आइए हम इसके वैल्यू को पढ़ते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स को हम देखेंगे पहले, यहाँ पे क्या कॉमन है, लेफ़्ट साइड से x कॉमन है, x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी है, तो x आ गया यहाँ से। अब हम ऊपर से देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए 0 0 है और इधर 1 0 है, तो इसका मतलब आखिरी 0 दोनों में कॉमन है, और आखिरी 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, z डैश। तो यहाँ से आ गया x और यहाँ से आ गया z डैश, तो पहला आंसर हमें आ गया x z डैश। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ से x है और यहाँ से x डैश है, तो कोई कॉमन नहीं है। लेकिन ऊपर से अगर हम देखें तो ये 1 1 कॉमन है, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y z, क्योंकि y भी 1 है और z भी 1 है, तो सेकंड टर्म हमारा आ गया y z। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस तरह से। और लास्ट में हम ये सवाल देखते हैं। यहाँ पे मेन टर्म है 0 2 4 5 6, हम प्लॉट कर देंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे भी आपने ऑप्शंस देखने हैं कि जी कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकें। सबसे पहले जो जहन में आना चाहिए, अब ये देखें अपेरेंटली तो लग रहा है कि हम इसको एक पेयर कर लें और इसको एक पेयर कर लें, लेकिन ये फारिग बच जाता है।
फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं जी मैं ये पेयर तो दोनों कर दिया था, इसको भी पेयर कर दूँ, ये भी ठीक है। लेकिन ये 3 टर्म्स आ गए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले देखें कि क्या 8 के पेयर बन सकता है। नहीं। क्या 4 के पेयर बन सकते हैं? यस, इस केस में 4 के पेयर मुमकिन है। और वो कैसे? ये देखिए, ये दोनों और ये दोनों जो फोल्डिंग करके, तो ये 4 का पेयर बन गया, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। 4 का पेयर बन गया, ये अकेले रह गया, इसको बेशक इसके साथ हम बना लें। तो अब हमारे पास 2 बॉक्सेस आ गए। और इसका रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ से देखें, एक्स साइड से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन अब वाई साइड में देखते हैं, यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 1 0 है। इसका मतलब लास्ट 0 कॉमन है दोनों में। और लास्ट 0 का मतलब क्या हुआ? Z बार या Z डैश। तो हम इस बड़े वाले बॉक्स के लिए, 4 के बॉक्स के लिए हम Z डैश लिख लेंगे। ये Z डैश आ गया। अब ये वाला रह गया, यहाँ पे x कॉमन है तो x आ गया। और ऊपर से देखें क्या कॉमन है, ये पहला 0 कॉमन है और ये दूसरे का भी पहला 0 कॉमन है। और ये पहला 0 जो है ये y बार या y डैश को जाहिर कर रहा है। तो अब सेकेंड टर्म के लिए हो गया x y डैश। सो x y डैश। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप को कुछ बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम 3.4 प्रॉब्लम अगले वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।